India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एनसीईआरटी विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नई पुस्तक समिति गठन का दिया निर्देश। पुराने विशेषज्ञों को किया ब्लैकलिस्ट। एनसीईआरटी निदेशक के गोलमोल जवाब पर जताई आपत्ति। 13 साल से कोमा में रह रहे हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छा मृत्यु की अनुमति। 2018 के पैसिव एथनेशिया फैसले में बाद आ रहा ये फैसला, पहला केस। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के आदेश में किया बदलाव। कोर्ट परिसर की परिभाषा को ठहराया सही। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए दी गाइडलाइन, कहा इमरजेंसी में कर सकती है पुलिस कार्रवाई। उत्तम नगर होली हत्याकांड के आरोपी के घर को विध्वंस पर दिल्ली हाई कोर्ट लगाई रोक। एमसीडी को विध्वंस रोकने का दिया निर्देश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद या एनसीईआरटी के निदेशक डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी के इस बयान पर आपत्ति जताई कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक खंड वाली एनसीईआरटी द्वारा जारी विवादास्पद कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक को फिर से लिखा गया। कोर्ट एनसीईआरटी की विवादास्पद पाठ्यपुस्तक अध्याय पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामले की सुनवाई कर रहा था। न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जयमाल्या बागची और विपुल पंचौली की बेंच ने नोट किया कि एनसीईआरटी के निदेशक उनका जवाब चिंताजनक है, क्योंकि इसमें यह जानकारी नहीं दी गई है कि अध्याय को फिर से लिखने वाले विशेषज्ञ कौन है या इसके संशोधित पुस्तक में शामिल किए जाने को किसने मंजूरी दी है। एनसीईआरटी के निदेशक का जवाब चिंताजनक है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि हमारे द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पुस्तक के अध्याय 6 को विधिवत फिर से लिखा गया है। आगे कहा गया कि संशोधित अध्याय को आगामी शैक्षणिक सत्र में शामिल किया जाएगा और लागू स्कूल पाठ्य ढांचे के अनुसार स्कूलों में लागू किया जाएगा। ना तो शपथ पत्र में और ना ही अन्यथा अदालत को यह सूचित किया गया कि कथित विषय विशेषज्ञ कौन है जिन्होंने फिर से अध्याय लिखा और इसके शामिल किए जाने को मंजूरी दी। इतना कहना पर्याप्त है कि इससे और जटिलता पैदा होगी। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के निर्देश दिया कि फिर से लिखे गए अध्याय को तब तक प्रकाशित नहीं किया जाएगा जब तक इसे विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा समीक्षा नहीं दी जाती। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एक समिति का गठन करे जिसमें एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और एक प्रसिद्ध वकील शामिल हो। अगर एनसीईआरटी अगली पीढ़ी को जजों के बारे में पढ़ाना चाहती है तो हमें निराशा है कि समिति में एक भी प्रसिद्ध जूरी सदस्य नहीं है। हम एनसीईआरटी के निदेशक द्वारा लिए गए स्टैंड से भी परेशान हैं। यदि अध्याय फिर से लिखा गया है तो हम निर्देश देते हैं कि इसे तब तक प्रकाशित नहीं किया जाएगा जब तक इसे विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता। हम भारत सरकार को निर्देश देते हैं कि वह विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करे जिसमें एक पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और एक प्रसिद्ध वकील शामिल हो। बेंच ने निर्देश दिया। कोर्ट ने आगे कहा आदेश में कि विशेषज्ञों की समिति का गठन एक सप्ताह के भीतर किया जाए और भोपाल में स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी को भी कानूनी अध्ययन पर सामग्री तैयार करने के लिए विश्वास में लिया जाए। महत्वपूर्ण रूप से कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें प्रोफेसर मिशेल डैनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार के साथ जुड़ाव नहीं रखेंगे जो पहले विवादास्पद अध्याय के मसौदे में शामिल थे। यह एनसीईआरटी के निर्देशक के इस बयान के बाद आया कि डैनिनो पहले अध्याय के मसौदे में शामिल थे और उनकी सहायता दिवाकर और कुमार ने की थी।
हालांकि तीनों व्यक्ति इस आदेश में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा यह उनके जवाब देने के बाद इस कोर्ट से संशोधन की मांग करने पर निर्भर है। बेंच ने आदेश दिया। दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ असामाजिक गतिविधियों के लिए कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर सृष्टि। क्या जानकारी है आपके पास? नमस्कार एवरीवन। तो मैं बात करने वाली हूँ सुप्रीम कोर्ट के आज के इम्पोर्टेंट कोर्ट ने डायरेक्शन देते हुए कहा कि एनसीईआरटी क्लास में सोशल हाईटेक का लीड क्लास और जी कमेटी ऑफ डोमेन एक्सपर्ट अप्रूव ना करें। आगे कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर इस एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और रिवाइज्ड कंटेंट का रिव्यू नेशनल जुडिशियल एकेडमी का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किया जाए। जी एज अ रिसर्च स्कॉलर मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि सबसे पहले एजुकेशनल कंटेंट को पब्लिश करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए। टेक्स्ट बुक डायरेक्टली मिलियंस ऑफ स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करती है, इसके लिए उनका एकेडमिक और लीगल स्क्रूटनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एनसीईआरटी जैसे इंस्टीट्यूशन को इंश्योर करना चाहिए कि टेक्स्ट बुक ड्राफ्टिंग और रिवीजन के प्रोसेस में हिस्टोरियंस, लीगल स्कॉलर और एजुकेशनिस्ट का एक्सपर्ट सुपरविजन रहे। इससे कंटेंट बैलेंस्ड, फैक्चुअली एक्यूरेट और कॉन्स्टिट्यूशनली अलाइन रहेगा। ये केस एक बार फिर दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब ज़रूरत होती है तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के एजुकेशनल कंटेंट की इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। गाजियाबाद के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। यह देश में पहला ऐसा केस है जहां इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है। 13 साल से अचेत हरीश राणा की सांसें अभी चल रही हैं, लेकिन वह 2013 से जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा कि उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, यह सिर्फ दुख को बढ़ाएगा और ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उनके घर वालों से बातचीत की थी। 100% दिव्यांगता के शिकार हो चुके बेटे के ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके हरीश के माता पिता ने ही उनसे इच्छा मृत्यु देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 वर्षीय हरीश राणा के लिए पैसिव यूथनेशिया या जीवन समर्थन वापस लेने की अनुमति दी। वह 2013 से स्थायी वनस्पति अवस्था या फिर कोमा में है। यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत मामले में इस तरह का निर्देश दिया। कोर्ट ने 2018 के फैसले में पैसिव यूथनेशिया की अनुमति देने वाला कानून बनाया गया था। हरीश राणा अब 31 वर्ष के हैं। वे चंडीगढ़ में अपने बीटेक की डिग्री की पढ़ाई के दौरान अगस्त 2013 में अपने पेइंग गेस्ट आवास की 4थी मंजिल से गिरने के बाद गंभीर मस्तिष्क चोट का सामना किया था। तब से वह स्थायी वनस्पति अवस्था में है। उनके परिवार ने कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनके जीवन सहायता उपचार को वापस लेने की मांग की गई थी, जो एक पीजी ट्यूब के माध्यम से दी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन शामिल थे, उन्होंने नोट किया कि राणा के इलाज से कोई जवाब नहीं मिला है। उनमें नींद जागने के चक्र होते हैं, लेकिन कोई अर्थपूर्ण बातचीत नहीं होती और वह आत्म देखभाल की सभी गतिविधियों के लिए दूसरों पर निर्भर है। हरीश को पीजी ट्यूब के माध्यम से CAN दिया जा रहा है और उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बेंच ने उनकी स्थिति पर नोट किया, इसलिए कोर्ट ने फैसला दिया कि मेडिकल बोर्ड को कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार जीवन समर्थन वापस लेने के बारे में अपने विवेक का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। हमारे विचार के अनुसार मेडिकल बोर्ड को कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उपचार वापस लेने के बारे में अपने विवेक का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। फैसले में कहा गया है, यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत मामले में इस तरह का निर्देश दिया है। इसके 2018 के फैसले के बाद, जिसमें पैसिव यूथनेशिया की अनुमति देने वाला कानून बनाया गया था। 2018 में 5 न्यायाधीशों की संविधान बेंच ने पैसिव यूथनेशिया को मान्यता दी थी और इसकी अनुमति दी थी। हरीश राणा के माता पिता ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनके बेटे की स्थिति की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग की गई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। माता पिता ने तब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके बेटे के लिए प्राइमरी मेडिकल को बोर्ड के गठन की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले राहत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन माता पिता को फिर से अपील करने की स्वतंत्रता दी अगर आगे निर्देशों की आवश्यकता होती। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय या जेएनवी योजना राज्य की 2 भाषा नीति के साथ असंगत है, इसलिए इसे वर्तमान स्वरूप में राज्य में लागू नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार ने अदालत में दायर अपने हलफनामे में कहा कि नवोदय विद्यालय योजना 3 भाषा फॉर्मूले पर आधारित है, जबकि तमिलनाडु में 2 भाषा नीति लागू है। इस कारण अगर जेएनवी योजना को वर्तमान रूप में लागू किया जाता है तो तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट 2006 के प्रावधानों से विचलन होगा, जो कानूनन स्वीकार्य नहीं है। राज्य का पक्ष हलफनामे में कहा गया कि भले ही शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन किसी भी राष्ट्रीय योजना को लागू करते समय राज्य के कानून, नीतियों, प्रशासनिक क्षमता और वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के 15 दिसंबर 2025 के आदेश के अनुसार केंद्र और तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों के बीच 5 जनवरी 2026 को एक बैठक हुई थी, जिसमें राज्य ने इस मुद्दे पर अपना विस्तृत रुख किया। तमिलनाडु सरकार ने बताया कि उनकी 2 भाषा नीति 23 जनवरी 1958 के विधानसभा प्रस्ताव से शुरू हुई थी और बाद में इसे तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट 2006 के माध्यम से कानूनी मान्यता दी गई। इस कानून के तहत स्कूलों में तमिल और अंग्रेजी अनिवार्य है, जबकि तीसरी भाषा केवल वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जा सकती है। वहीं नवोदय विद्यालयों में 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा का अनिवार्य अध्ययन होता है, जो तमिलनाडु की नीति से टकराता है। तमिलनाडु ने अदालत को यह भी बताया कि नवोदय योजना का उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को गुणवत्तापूर्वक आवासीय शिक्षा देना राज्य पहले से ही पूरा कर रहा है। राज्य ने प्रत्येक जिले में 38 मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए हैं, जहां कक्षा 9 से 12 तक मेधावी छात्रों को आवासीय शिक्षा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि नेशनल कंपनी लॉ एप्लीकेट ट्रिब्यूनल के किसी आदेश को सिर्फ इसलिए गैर कानूनी नहीं माना जा सकता कि मामले का फैसला करने वाली बेंच में तकनीकी सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। कोर्ट ने साफ किया कि ट्रिब्यूनल सिस्टम को नियंत्रित करने वाला मौजूदा कानूनी ढांचा यह जरूरी नहीं बनाता कि एनसीएलटी बेंचों में न्यायिक सदस्यों की संख्या तकनीकी सदस्यों से ज्यादा हो। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने यह टिप्पणी तब की जब उन्होंने भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड द्वारा शुरू की गई पूंजी कटौती योजना को चुनौती देने वाले अल्पसंख्यक निवेशकों की अपीलें खारिज की। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया था कि एनसीएलटी बेंच में 2 तकनीकी सदस्य और एक न्यायिक सदस्य शामिल थे, जो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मद्रास बार एसोसिएशन मामले में संविधान बेंच के फैसले के खिलाफ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि एनसीएलटी को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार बेंच में न्यायिक सदस्यों की संख्या ज्यादा होना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 418A के अनुसार एनसीएलटी की बेंच में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होना जरूरी है, लेकिन यह शर्त नहीं है कि न्यायिक सदस्यों की संख्या तकनीकी सदस्यों से ज्यादा हो। कोर्ट ने आगे कहा कि तकनीकी सदस्यों को सिर्फ इसलिए कमतर निर्णायक नहीं माना जा सकता क्योंकि वे न्यायिक पृष्ठभूमि से नहीं आते। ट्रिब्यूनल के निर्णयों में विशेषज्ञता की भूमिका पर जोर देते हुए खंडपीठ ने कहा कि टेक्नोक्रेट्स और प्रशासनिक अधिकारियों के पास अक्सर अर्ध न्यायिक कार्यों को संभालने का काफी अनुभव होता है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश में बदलाव किया है जिसमें कोर्ट परिसर से लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वालों के लिए गाइडलाइन तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के पैरा 8.1 में दी गई कोर्ट परिसर की परिभाषा को सही ठहराया, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट परिसर का मतलब सिर्फ कोर्ट रूम ही नहीं होगा, बल्कि इसमें वे सभी जमीनें, इमारतें और स्ट्रक्चर रहने की जगहों को छोड़कर भी शामिल होंगे जिनका इस्तेमाल कोर्ट के तय काम के घंटों के दौरान या जब तक कोर्ट चल रहे हों, जो भी बाद में हो, कोर्ट की कार्यवाही के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देशों को बहुत ज्यादा रोक लगाने वाला पाया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के इस हिस्से के मुताबिक पुलिस किसी आरोपी को कोर्ट परिसर से सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर सकती है
जिसमें पहला है इमरजेंसी हालात में जब कोर्ट परिसर में कोई कॉन्ग्रेजेबल अपराध होने से रोकने के लिए तुरंत एक्शन लेने की जरूरत हो, या दूसरा कोर्ट परिसर में लंबे समय से पेंडिंग वारंट मामलों में फरार लोगों यानी आरोपियों को। हाईकोर्ट के ऑर्डर के इस हिस्से में बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पुलिस किसी आरोपी को कोर्ट परिसर से इसलिए गिरफ्तार कर सकती है कोर्ट परिसर में कॉग्निजेंस अपराध की घटना दिखाने के लिए, आरोपी संदिग्ध को गिरफ्तार करने के लिए, जहां अपराध करते ही ऐसे आरोपी संदिग्ध को मौके पर ही पकड़ा जा सके। किसी भी संदिग्ध आरोपी को कोर्ट परिसर में छिपने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में एक और पुलिस ऑफिसर में को मेंबर के तौर पर शामिल करने की इजाजत दी, जिसे इलाके में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस जैसा भी हो नॉमिनेट करेंगे। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के पास कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वालों की शक्तियों को कम करने का कोई अधिकार नहीं है। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि विशिष्ट प्रदर्शनी कानूनी नोटिस क्या है, ये नोटिस कब जारी किया जाता है। आइए जानते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लीगल नोटिस के बारे में। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लीगल नोटिस एक फॉर्मल नोटिस होता है जो एग्रीड पार्टी दूसरी पार्टी को भेजते हैं। इसमें डिमांड किया जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वैसे ही परफॉर्म करे जैसे एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ था। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लीगल नोटिस अक्सर तब भेजा जाता है जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, डिले इन परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट हो या डिनाइंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो। ये रेमेडी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत आती है। इस एक्ट के सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर कर सकता है जब मॉनेटरी कंपनसेशन एडिक्वेट रेमेडी नहीं दे। इसके अलावा सेक्शन 16C के अंतर्गत प्लेंटिफ को कोर्ट में ये प्रूफ करना पड़ता है कि वो हमेशा से रेडी और विलिंग था अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड 3 साल का होता है, जो लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 54 में दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूएन कृष्णमूर्ति वर्सेस एएम कृष्णमूर्ति केस में क्लैरिफाई किया कि लिमिटेशन एग्रीड डेट ऑफ परफॉर्मेंस या रिफ्यूजल की डेट से स्टार्ट होता है, जो आर्टिकल 54 के प्रिंसिपल को री-इन्फोर्स करता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नोटिस एक प्री लिटिगेशन स्टेप है जो कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करने के लिए भेजा जाता है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। दिल्ली हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से नगर निगम को उत्तर पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान 26 वर्षीय तरुण भूतोलिया की हत्या के आरोपियों के घरों के खिलाफ कोई भी विध्वंस कार्यवाही नहीं करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश अमित बंसल ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका को वापस लें और एक नई याचिका दायर करें जिसमें केवल एमसीडी द्वारा विध्वंस कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित किया जाए, न कि हत्या के मामले में पुलिस जांच पर। एमसीडी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं के घर सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे और ऐसे मामलों में विध्वंस कार्यवाही से पहले कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। एमसीडी के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को शपथ पत्र पर यह बयान देना चाहिए कि उनका घर सार्वजनिक सड़क पर नहीं है। एमसीडी ने 8 मार्च को हत्या के आरोपियों में एक के घर के कुछ अधिकृत हिस्सों को ध्वस्त कर दिया था। आरोपी मुस्लिम समुदाय से है और पीड़ित हिंदू है, जिससे मामला सांप्रदायिक रंग ले लिया। याचिकाकर्ता शाहनाज और जरीना ने अपने घरों के विध्वंस के खिलाफ सुरक्षा की मांग की। शाहनाज सोहेल और अयान की मां है, जिन्हें पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, जबकि जरीना इमरान उर्फ बंटी की मां है, जो एक सह आरोपी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एमसीडी ने एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद विध्वंस कार्यवाही की, जिससे उन्हें लगता है कि उनके घरों को भी विध्वंस का खतरा है। उन्होंने कहा कि विध्वंस कार्यवाही मनमानी है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अदालत ने अंततः याचिकाकर्ताओं को वर्तमान याचिका वापस लेने का निर्देश दिया और कहा कि जब तक वे एक नई याचिका दायर नहीं करते, एमसीडी कोई कार्यवाही नहीं करेगा। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंड में बस इतना ही। नमस्कार।
India Legal presents Courts Roundup.